Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, welcome back to the biology world. तो today we will discuss about the structure of a animal cell. इसका मतलब क्या है कि हम जो animal cell है ये जिन जिन अज्जा से मिलकर बना है, जिन जिन ऑर्गेनेली से मिलकर बना है, तो हम इस लेक्चर में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो पहले स्टार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग बाउंड्री होती है एक सेल की। तो इसकी फंक्शन क्या है कि ये एक सेल को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। डिफरेंट जितनी भी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी एक ऑर्गेनेली है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है, ये इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसको पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं कि ये सारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जिसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो हमारे पास है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स वो ऑर्गेनेली है जो कि मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये जो जितनी भी मोबिलिटीज होती है सेल में उसको रेगुलेट करने में वो हेल्प करती है। तो सेंट्रोसोम्स के बाद हमारे पास आते हैं विक्यूल्स। ये जितनी भी विक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में ये स्मॉल होते हैं और प्लांट्स में जो होता है एक लार्ज विक्यूल होता है। और एनिमल सेल में जो विक्यूल होता है वो क्या करता है, सिंपली वो स्टोर प्रोडक्ट्स जो है, इसका फंक्शन ये है कि ये सिर्फ स्टोर ऑफ प्रोडक्ट्स करेगा। तो विक्यूल के बाद हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जितनी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में वो क्या करते हैं कि सेल लोकोमोशन में हेल्प देते हैं। उसका फंक्शन ये होता है कि वो सेल लोकोमोशन में हेल्प देगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद हमारे पास आते हैं सेंट्रोसोल, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जितनी भी होते हैं वो एक स्केलेटन, एक शेप, एक बॉडी प्रोवाइड करती है सेल को। ये सेल की जितनी भी बॉडी बनी होती है ये इसको जो स्केलेटन होता है ये क्या करता है, सेंट्रियोल्स इसको प्रोवाइड करता है। सेंट्रियोल्स के बाद हमारे पास जो अदर ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, राइबोसोम्स इसको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक साइट प्रोवाइड करते हैं, एक जगह प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल के साथ। तो राइबोसोम्स के बाद ये जो हमारे पास एक छोटी सी एक हमारे पास वेसिकल्स होती है, सेक्रेटरी वेसिकल्स के लिए हमारे पास इस जगह होती है। ये किस चीज के लिए होती है, जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेल से जो बाहर जाते हैं तो वो इस सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू बाहर जाते हैं। सेक्रेटरी वेसिकल्स के बाद हमारे पास परऑक्सीजोम आते हैं। तो परऑक्सीजोम्स हमारे पास वो ऑर्गेनेली है जो कि हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन जितनी भी हमारे बॉडी में जो विनोम वगैरह एंटर होते हैं तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन में परऑक्सीजोम हेल्प देती है। वो डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा जो दूसरा जो फंक्शन देते हैं वो होता है मेटाबॉलिज्म का। बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है या सेल में होती है तो वो क्या होती है, परऑक्सीजोम्स के थ्रू होती है। तो इसके बाद हमारे पास दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही इसका स्ट्रक्चर है। ये जिस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इन पर राइबोसोम्स अटैच हो जाएं तो ये रफ दिखाई देते हैं, तो इस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया है। तो इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोल्डिंग सॉर्टिंग में हम हेल्प देते हैं। मतलब कि ये जितनी भी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा और उस जो प्रोटीन सिंथेसिस हो तो जब वो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए तो उसको फोल्डिंग में वो मदद देता है। तो इसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं नॉन राइबोसोमिक अटैचमेंट जो होती है इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम भी दिया गया है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि पहला ये लिपिड फॉर्मेशन करेगा और दूसरा स्टेरॉइड्स और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट। ये इसका फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं ये होते हैं लाइसोसोम्स। ये स्मॉल बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जितनी भी लाइसोसोम्स होते हैं ये स्मॉल बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प देते हैं। ये एक एक ऑर्गेनेली को हम आगे फुली डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो लाइसोसोम्स के बाद हमारे पास ये गोल्गी अपैरेटस आता है। ये गोल्गी अपैरेटस जो होता है ये इसको हम
फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसलिए कहते हैं कि जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जब प्रोटीन बन जाते हैं तो ये प्रोटीन आगे जाके गोल्गी एपैरेटस में इकट्ठे होते हैं, वहां पे स्टोर होते हैं। गोल्गी एपैरेटस के साथ साथ हमारे पास ये गोल्गी जो वेसिकल्स होती है, इस ये जो न्यूली प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है तो उसकी सॉर्टिंग के लिए ये वेसिकल्स यूज होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आखिरी आती है तो वो माइक्रोफिलामेंट्स होती है। माइक्रोफिलामेंट्स जो होती है ये हमारे पास बेसिकली क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन एंड बेसिक मूवमेंट्स। सेल में जितनी भी मूवमेंट्स और कंट्रैक्शन होती है ये सब किस वजह से होती है, इन माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। ये माइक्रोफिलामेंट्स सेल को एक बेसिक शेप और स्ट्रक्चर देने में भी थोड़ी सी हेल्प देती है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर किसी को ये समझ आ गया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।